फटाफट से पीयर रिव्यू के मेन एस्पेक्ट्स को रिवाइज करके एंड देन वी विल मूव टू बैंक ऑडिट और जीआईसी वाला टॉपिक्स, ठीक है। देखते हैं जितना हो जाएगा आपसे। चलो जी, अब बताओ, जब हम लोग पीयर रिव्यूज की बात कर रहे थे, सो पीयर रिव्यू का प्रोसेस एक्चुअली किसने इनिशिएट करना होता है? पीयर रिव्यू का प्रोसेस इनिशिएट करना होता है, एग्जैक्टली इनिशिएट करना होता है जो दिस इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, उन्होंने इनिशिएट करना होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बार ना फटाफट से, पहले देखो किताब से तो इधर से एक बार रिवाइज करते चले ही जाएंगे। ये आपको फ्लो चार्ट भी जो पीयर रिव्यू के मैनुअल से लिए हुए हैं, मैनुअल से जो अडॉप्ट किए हुए हैं, ये भी सब आपके पास में है। बट एक बार फटाफट से एक काम करते हैं, एक बार अपना जो क्विक रिवीजन वाले हमने चार्ट्स बनाए थे उनकी हेल्प से उसको याद कर लेते हैं। सो पीयर रिव्यू, पीयर मीन्स अ पर्सन ऑफ इक्वल स्टैंडिंग एंड रिव्यू मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ऑफ प्रैक्टिस यूनिट। सो पीयर रिव्यू इज द प्रोसेस जिसके अंदर जो रिव्यूअर आ रहा है, दैट मीन्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है, जिसको कि आईसीएआई के अंतर्गत पीयर रिव्यू बोर्ड ने प्रैक्टिस यूनिट में पीयर रिव्यू करने के लिए भेजा है। वो रिव्यूअर आएगा और प्रैक्टिस यूनिट के वर्किंग का, उनके सिस्टम का, उनके प्रोसीजर्स का इवैल्यूएशन करेगा कि क्या वो लोग अपना अटेस्टेशन सर्विस करते हुए, अटेस्टेशन सर्विस जैसे ऑडिट वगैरह का काम करते हुए प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल्स मेंटेन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम उन लोग ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो पीयर रिव्यू का मतलब मैंने इसलिए, अच्छा देखो, अपनी सारी रिवीजन क्लासेस की तरह से मैं एक काम कर रही हूँ, प्लीज हम जो बैच वाली बुक्स है, कोई किताब मुझे वो बैच में किसी और चैप्टर में किसी और के किताब से पढ़ाता है नहीं मिलता है, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, हम किताब को सामने रख रहे हैं। सो प्लीज 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 योर आई शुड बी फोकस्ड ऑन स्क्रीन। आप स्क्रीन की तरफ देखते देखते और आप बातें सुनते जाइएगा ताकि आपको वो कीवर्ड्स भी ध्यान आ जाए, ठीक है, और वो थोड़े माइंड में बैठ जाए, घर जाके रिवाइज करने की जरूरत कम पड़ेगी फिर। ओके तो बताओ, पीयर का मतलब सिमिलर स्टैंडिंग वाला बंदा जो रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन करने आया है, एग्जामिनेशन हमारे सिस्टम प्रोसीजर्स का करने आया है, ये इंश्योर करने के लिए कि हमने जो अटेस्टेशन किया जो प्रैक्टिस यूनिट ने, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। इसको सेलेक्ट किया गया पैनल ऑफ रिव्यूअर में से, और प्रैक्टिसिंग पर्सन का मतलब है प्रैक्टिसिंग मेंबर, प्रैक्टिस यूनिट का मतलब है मेंबर इन प्रैक्टिस, चाहे वो इंडिविजुअली अपने नाम में प्रैक्टिस कर रहा होगा, चाहे वो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म बना करके प्रैक्टिस कर रहा होगा। अब बताओ, ऑब्जेक्टिव पीयर रिव्यू का क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो ये प्रैक्टिस यूनिट है ये कंप्लाई कर रही है या नहीं टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड अदर स्टैंडर्ड्स के साथ में, और उनका प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस है जिससे कि वो इंश्योर करते हैं कि हम अपने अटेस्टेशन सर्विसेज प्रॉपरली क्वालिटी से मेंटेन कर रहे हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल्स को आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, whether they are performing all their attestation services in a qualitative manner or not. राइट अब बताओ, आपने जब स्कोप की बात की थी, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। तो स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू के अंतर्गत पीयर रिव्यूअर क्या क्या चीजें चेक करते थे, रिमेंबर ना, हमने निमोनिक स्कोप को इस क्यूब बना दिया था, है ना। तो पीयर रिव्यूअर आएगा, चेक करेगा सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स प्रैक्टिस यूनिट के, कंप्लायंस विद काउंसिल की गाइडलाइंस, जो बहुत सारी काउंसिल की गाइडलाइंस आई हुई हैं जो हम प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, क्लाइंट्स के रिस्पेक्ट में, फीस के रिस्पेक्ट में, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, जो वो अटेस्टेशन सर्विसेज पे रिपोर्ट दे रहा है उसका क्वालिटी ठीक है या नहीं है, प्लस वो चेक करेगा कि ये लोग अपने आर्टिकल्स को अपने एंगेजमेंट टीम्स के लिए प्रॉपर प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, और एथिकल, प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टैंडर्ड से कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं। सो व्हाट इज अ पीयर रिव्यू का स्कोप, स्क्यूब, ओ को हमने ऐसे बनाया था, रिमेंबर ना, ठीक है। तो जो पीयर रिव्यूअर आएगा वो पीयर रिव्यूअर कवर करेगा, वो चेक करेगा कि इन सब चीजों से कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स अच्छे हैं या नहीं है, कंप्लायंस विद काउंसिल गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू सो मेनी एस्पेक्ट किया जा रहा है या नहीं। बोलो जी प्लीज, आई एम जस्ट लीविंग इट, आई एम कीपिंग मम फॉर 10 seconds.
मन मन में दोहराओ। स्कोप, पीयर रिव्यू क्या क्या कवर करेगा, मन मन में दोहराओ, मैं बोल चुकी हूं। डन। चलो अब बताओ बच्चे, अब आपने कहा जब हम प्रोफेशनल टेक्निकल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि आप चेक करोगे तो इनका मतलब क्या होता है, पीयर रिव्यूअर कवर करेगा कि ये लोग इन सबको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इस बात का मतलब क्या होता है, देखो मैं ये मान के चल रही हूँ हमने पूरा पूरा क्लास लगाया हुआ है पीयर रिव्यू के ऊपर, नाउ इफ वी आर कवरिंग इट विद इन 40 मिनट्स और सो, तो मैं ये बात मान करके चल रही हूँ कि अब मैं किसी भी ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ। क्लास में तो हम रिलेट करके पढ़ते थे, पहले ये टॉपिक फिर ये टॉपिक फिर ये टॉपिक एंड देन ये टॉपिक, ठीक है। अब इतना आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कंप्लीटली, तो हम किसी भी ऑर्डर में इसको रिवाइज कर रहे हैं। खास तौर पे मैं इंपॉर्टेंस क्राइटेरिया में आपको रिवाइज कराना पसंद करती हूँ ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, इन सब का मतलब क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, स्टैंडर्ड्स जो आईसीएआई के काउंसिल के अंतर्गत बनाई गई डिफरेंट कमिटीज ने इशू किए हैं, जैसे एएएसबी वगैरह ने। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हो गए, स्टेटमेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑन कैरो 2016 हो गया, गाइडेंस नोट्स हो गए, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हो गए, बोलो जी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग हो गए, ढेर सारे नोटिफिकेशंस वगैरह जो काउंसिल ने समय समय पर इशू किए हैं, जो प्रोनाउंसमेंट्स उन्होंने इशू किया है, फ्रेमवर्क्स हो गए कि कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कैसे क्या। तो जो भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस यूनिट है वो इन सारे एथिकल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं, ये बात को कवर किया जाएगा पीयर रिव्यू करते वक्त पर। हाउएवर, बस इसके बाद में अब हम चलो एक काम करते हैं, फटाफट से ना पहले अब जिस ऑर्डर में पढ़ाया था उसमें से थोड़ा सा पार्ट कराते हैं। चलो अब बताओ पीयर रिव्यू का प्रोसेस शुरू कैसे हुआ था। सबसे पहले बोर्ड ने, बोर्ड का मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड ने, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पढ़ेंगे। पीयर रिव्यू बोर्ड ने प्रैक्टिस यूनिट को छांटा कि इस प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू कराया जाएगा। उस पीयर रिव्यू कराई जाने वाली प्रैक्टिस यूनिट को उन लोगों ने 3 नाम जो उन्होंने पैनल ऑफ रिव्यूअर रखा हुआ है, उस पैनल ऑफ रिव्यूअर में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम है जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पीयर रिव्यू प्रोसेस का ट्रेनिंग लिया हुआ है, प्लस उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स नहीं चल रहे हैं और वो लोग आज भी प्रैक्टिस में हैं। ऐसे वाला जो पैनल ऑफ रिव्यूअर है उनमें से उन्होंने 3 नाम प्रैक्टिस यूनिट को प्रोवाइड किए। अब प्रैक्टिस यूनिट ने वो तीनों नाम को कंसिडर किया, उसके बाद 7 दिन में से, ये रिमेंबर ना, 7 दिन फिर 7 दिन फिर उसके बाद 15 दिन 15 दिन, 7 7 15 15, वी रिमेंबर्ड लाइक दैट, है ना, याद आया। चलो उसके बाद विद इन 7 डेज उन्होंने अपनी चॉइस बताई पीयर रिव्यू बोर्ड को। अभी पीयर रिव्यू बोर्ड ने इंटीमेट कर दिया उस रिव्यूअर को जिस रिव्यूअर को आपने सेलेक्ट किया है। रिव्यूअर ने 7 दिन के अंदर अंदर पीयर रिव्यू बोर्ड को अपनी कंसेंट भेजी, हाँ मैं ये पीयर रिव्यू का काम करने को राजी हूं। तब बोर्ड पीयर रिव्यू बोर्ड ने रिव्यूअर की कंसेंट प्रैक्टिस यूनिट को भेजी और प्रैक्टिस यूनिट ने टोटल एक क्वेश्चनर इज देयर, फील्ड क्वेश्चनर, जिसमें वो कंप्लीट एस्पेक्ट लिखते हैं, कैसे वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हैं, क्या उनके क्वालिटी प्रोसीजर्स वगैरह एक्सेट्रा। फील्ड क्वेश्चनर, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, उनके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो उनके क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, ये सब कुछ को भर कर प्रैक्टिस यूनिट ने रिव्यूअर के पास में भेजा और रिव्यूअर ने सैंपल सेलेक्ट करके कि मैं आपकी ये वाले जो एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट्स हैं जो आपने पिछले फ्यू इयर्स में किए हुए हैं, मैं उनका वर्किंग पेपर चेक करूंगा। ये बात रिव्यूअर ने प्रैक्टिस यूनिट को इंटीमेट कर दी। तो बताओ प्लीज, 7 दिन के अंदर नाम सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद 7 दिन के अंतर्गत उसको बतलाया गया, ये वाली बात जो उसने बोर्ड को बताया। फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर इन लोगों ने ये फील्ड क्वेश्चनर, डिटेल्स क्या है,
पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, इन सब की डिटेल्स किसके पास में भेज दिया, रिव्यूअर के पास, और फिर रिव्यूअर ने 15 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्शन प्रैक्टिस यूनिट को भेज दिया। आप उस एश्योरेंस सर्विस में क्या आएगा बाद में बात करेंगे, बिकॉज दैट कम्स अलग से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन। अब बताओ एग्जीक्यूशन, अभी तक सारा काम ऑफ साइट चल रहा था, अभी तक रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट के यहाँ गया नहीं था, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन ऑन साइट होगा, यानी रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट की साइट पर आएंगे, पर वो साइट पर आएंगे मैक्सिमम फॉर 7 डेज के अंदर अंदर उनको पीयर रिव्यू का प्रोसेस खत्म कर देना है। इसके लिए एक बार वो जनरल कंप्लायंस रिव्यू करेंगे, जनरल इंटरनल कंट्रोल्स, जनरल जो कंट्रोल्स हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल्स प्रैक्टिस यूनिट के हैं। आपको याद है, आपको सारी क्लास की बात याद आनी चाहिए, हमने वो डब्बाज बनाए थे, इसके लिए हमने एग्जाम्पल बनाया था, अब सदर र जा रहा है पी नाम की प्रैक्टिस यूनिट में, ना उनके बहुत सारे क्लाइंट से 1 2 3, रिमेंबर, चलो गुड। तो बच्चे अब बताओ, आपने जनरल कंट्रोल्स को चेक किया, जनरल कंट्रोल्स को चेक किया, क्या आप जो भी काम करते हो उसके लिए इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हो, जरूरत पड़ती है तो आउटसाइड कंसल्टेशन ऑब्टेन करते हो, अपने स्टाफ को डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करते हो, और आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है या नहीं है, आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। जब उसने कंप्लायंस रिव्यू किया, अब उसको लगेगा या तो फॉर्म के ये कंट्रोल्स अच्छे हैं, ये एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, रिव्यूअर को लगेगा, या लगेगा ये एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो इसके बेसिस पे उसने उनके अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट वाले जो क्लाइंट्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है जो उसने पहले सैंपल सेलेक्ट किया था उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अब अगर मान लो उसने सोचा मेरे को आपके ये 2 ऑडिटी क्लाइंट्स, यानी जिनका आपने ऑडिट किया है, उनके वर्किंग पेपर्स चेक करने हैं, तो अब आपने उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स मंगाए रिव्यूअर ने, एंड देन रिव्यूअर ने ये वाली बात चेक की कि इस क्लाइंट का काम करते वक्त पर आपने ये सारे जनरल कंट्रोल प्रैक्टिस यूनिट अप्लाई किए हैं या नहीं, आपने इस क्लाइंट का काम करते वक्त पर अपने स्टाफ को सुपरवाइज किया है या नहीं, आपने इंडिपेंडेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है या नहीं किया हुआ है, आपका जो अपना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन था, आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थे वो ठीक थे या नहीं थे, आपको जरूरत पड़ी तो आपने कंसल्टेशन ऑब्टेन की है या नहीं, और आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है या नहीं, एंड देन आपने जो जो एविडेंसेस और जैसे जैसे उन्होंने उस क्लाइंट का रिपोर्ट लिया बनाया था उसको रिव्यू किया, वेदर एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायर्ड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, राइट। तो आपने वो रिकॉर्ड्स को चेक किया। अब जो है, अब जब आपने ये पीयर रिव्यू का प्रोसेस खत्म कर लिया रिव्यूअर ने, अब 2 बातें हो सकती है, या तो रिव्यूअर को कोई डेफिशिएंसी या नॉन कंप्लायंस पता चलेगी या तो पता नहीं चलेगी, रिमेंबर ना। तो अगर पता नहीं चला, सब कुछ ओके है, तो उन्होंने पीयर रिव्यू रिपोर्ट दिया, पीयर रिव्यू रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिया। अच्छा एक बात, मेरे पास आप लोगों का फीडबैक है, आप सब बच्चे लोगों ने मेरे को तब क्लास के साथ में बोला था कि मैम इन फ्लो चार्ट्स के कंपैरिजन में, मैं तो यहाँ पर लाइक जब स्टूडियो से पढ़ाती हूँ तो लक्ष्मी नगर पूछ भी लेती हूँ बच्चों के पास कभी कभी जाके कि मैम इन फ्लो चार्ट्स, ये तो इंस्टीट्यूट के फ्लो चार्ट्स है जो उनके पीयर रिव्यू मैनुअल में है, इन रिपोर्टिंग के फ्लो चार्ट्स में भी चीजें वही हैं, पर हम लोगों को ये वाला प्रेजेंटेशन जल्दी याद हो जाता है, तो मैं आपको रिविजन यहीं से करा रही हूँ, ठीक है, आपके किताब वाले से नहीं करा रहे हो रिविजन। सो अगर रिव्यूअर को डेफिशिएंसी या नॉन कंप्लायंस नहीं पता चली तो वो पीयर रिव्यू रिपोर्ट देगा पीयर रिव्यू बोर्ड को, बट अगर उसको डेफिशिएंसी या नॉन कंप्लायंस पता चला, नॉन कंप्लायंस विद प्रोसीजर सिस्टम्स हुआ है, तो उस केस में पहले वो सुनवाई का मौका प्रैक्टिस यूनिट को देगा रिव्यूअर इन द फॉर्म ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जिसको हम बोल देते हैं। तो उसने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू प्रैक्टिस यूनिट दिया, प्रैक्टिस यूनिट को 15 दिन के अंदर जवाब देना है रिव्यूअर को कि हाँ क्या चीज है, मतलब वो क्या इसके बारे में कर रहे हैं, क्यों ऐसी गड़बड़ आई। अब 2 बातें हो सकती है, या तो रिव्यूअर सेटिस्फाइड हो जाएगा उनके जवाब से, सेटिस्फाइड नहीं होएगा। अगर रिव्यूअर सेटिस्फाइड हो गया तो वो पीयर रिव्यू रिपोर्ट बोर्ड को देगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मॉडिफाइड रिपोर्ट पीयर रिव्यू बोर्ड को देगा। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट दिया कि नहीं ये इनका सिस्टम गड़बड़ है और मैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, तो मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में पीयर रिव्यू बोर्ड एक फॉलो ऑन रिव्यू करने को बोल सकता है कि आप वापस से जाइए
इस प्रैक्टिस यूनिट के यहाँ रिव्यूअर साहब, और आप बताइए कि ये जो डेफिशिएंसी थी ये इन्होंने सुधार ली है या नहीं सुधार लिया। देखो बच्चे अब इतना टाइम नहीं है एग्जाम्पल्स बना बना करके चीजों को रिलेट कराने का। आप बताओ लिखने की बात ध्यान आ गई ना। अब अगर मान लो आप सेटिस्फाइड हो गए, अपने पीयर रिव्यू रिपोर्ट टू बोर्ड दे दिया, या आपको पहले ही डाउट नहीं हुआ था, पहले से आपको लगा था सब कुछ ठीक है, आप रिपोर्ट टू बोर्ड दे चुके थे, तो विद इन 3 months बोर्ड इस प्रैक्टिस यूनिट को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। दैट नाउ देयर इज अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। इसका मतलब यू आर पीयर रिव्यू आपका हो चुका है, यू आर सर्टिफाइड एंटिटी। सो हेंस इस तरह से पीयर रिव्यू का सारा प्रोसेस एंड हो गया। तो पहले क्या किया, अब मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ा दूं बेटा। सबसे पहले उन लोगों ने एक पैनल मेंटेन किया, जो जो बात रह गई है किताब से वो अभी कर लेंगे। सबसे पहले उन लोगों ने एक पैनल मेंटेन किया। पीयर रिव्यूअर जो है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आज भी प्रैक्टिस में होना चाहिए, उसको पीयर रिव्यू का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, और उसने डेक्लेरेशन दिए हुए हो कि हाँ जी ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। प्लस उसके साथ साथ अगर आप रिव्यूअर बनना चाहते हो, अगर आप रिव्यूअर बनना चाहते हो, ये रिमेंबर ना हमने बोला था, तो अगर आप रिव्यूअर बनना चाहते हो तो हमने कहा था ठीक है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस। मैं निमोनिक्स रख दूं यहाँ पर, इस टाइम थोड़ा बिल्कुल लास्ट रिवीजन वाले टाइम पर हमको चीजों को सम अप करना है ना। तो उसकी 10 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, उसने रिक्विजिट डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं, पर वो कोई गॉड नहीं है, यानी न तो वो गिल्टी ठहराया गया है काउंसिल या डिसिप्लिनरी बोर्ड या कमिटीज के द्वारा, किसी ऑफेंस के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, ना उसका कोई ऑब्लिगेशन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो प्रैक्टिस यूनिट है उसके साथ, उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं चल रहा है, पर वो कोई गॉड नहीं। ठीक है, तो रिव्यूअर बनने के लिए पैनल में आपका नाम जाने के लिए, पैनल में आपका नाम जाने के लिए दोषी नहीं होने चाहिए, ऑफेंस के लिए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया हो आपको, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो उस प्रैक्टिस यूनिट के अगेंस्ट जिसका पीयर रिव्यू आपके पास करने को आएगा, और आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं चल रहा होगा। राइट, अब आप बताओ, आप अपने साथ अपना एक क्वालिफाइड असिस्टेंट ले जा सकते हो रिव्यूअर साहब, और ये क्वालिफाइड असिस्टेंट क्या होना चाहिए? देखो जिस जिस बेटा ने अच्छे से पढ़ रखा है उसके दिमाग में मेरे बोलते ही ध्यान आया होगा क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कोई आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड होना चाहिए, या आपके यानी जो रिव्यूअर है उससे एसोसिएटेड होना चाहिए, उससे एसोसिएटेड होना चाहिए। गुड। और कितने साल से आपके साथ में काम करता होना चाहिए? 1 साल। अब अपने साथ कोई आर्टिकल को मत ले जाना, है ना, कि आर्टिकल जाके अब प्रैक्टिस यूनिट पे बोलेगा हे चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोई पेपर्स देखना है। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो प्लीज बताइए, आप क्वालिफाइड असिस्टेंट को ले जा सकते हो, और आपको सबको डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को साइन करना होगा कि हमको जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें प्रैक्टिस यूनिट के बारे में या प्रैक्टिस यूनिट के क्लाइंट्स वगैरह के बारे में पता चलेंगी, उनके प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स के बारे में पता चलेंगी, वो बातें आप किसी को भी नहीं बताएंगे, और ये बात सबको जो है साइन करनी पड़ती है, रिव्यूअर को भी, पीयर रिव्यू बोर्ड के मेंबर्स के पास रिपोर्ट जाएगी उनको भी, आपके क्वालिफाइड असिस्टेंट को भी, प्रैक्टिस यूनिट को भी हम प्रिजर्व करके रखेंगे। सीक्रेसी ऑफ मैटर हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कराना पड़ेगा जो जो लोग पीयर रिव्यू कर रहे हैं उनको, उन सबको। अब बताओ जी, इतनी बात करने के बाद आपने कहा था कि आप प्रैक्टिस यूनिट, चलो पहले जो जो चीजें पढ़े, अब 1 मिनट रुक जाओ एक बार फिर से। हाँ जी, now 1 minute I'm silent, I'm just इधर मैं पॉइंट आउट कर रही हूं आपके कीवर्ड्स आपने अभी फ्लो चार्ट में रिवाइज कर लिया। सात दिन, ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्लानिंग प्रोसेस में प्रैक्टिस यूनिट ने 15 दिन के अंदर अंदर फर्निश किया। प्रैक्टिस यूनिट किसको फर्निश करेगी? रिव्यूअर को। मैं साइलेंट हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन।
हाँ जी, अब बताओ बच्चे, आपने यही सारी चीज इसमें और इसमें डिस्कस किया था, घर पे बना हुआ है आपकी हैंडराइटिंग में ये सारा फ्लो चार्ट, आपने इसी के अंदर डिस्कस किया था। गुड। अब आपने ये सारे के सारे जनरल कंट्रोल्स देखे कि हाँ ये लोग जनरल कंट्रोल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर आपने सिलेक्शन किया। ये सब डिपेंड करेगा प्रैक्टिस यूनिट के साइज पर, उनके कितने अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट क्लाइंट्स हैं, कितनी बड़ी यूनिट है, उनके कंट्रोल्स कैसे हैं, वेदर दे आर मेंटेनिंग प्रॉपर कंट्रोल्स और नॉट, कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी फीस किससे चार्ज कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर इनिशियल सैंपल को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और फिर आपने जो उनके क्लाइंट्स के वर्किंग पेपर्स उनको चेक किया, उसके लिए वहां पे जनरल कंट्रोल्स को भी और उनके अदर एविडेंसेस को भी चेक किया। अब बताओ रिपोर्टिंग, देखो बार बार प्लीज बार बार बताओ, यही वाले एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। ये रिमेंबर ना, इंडिपेंडेंस के रिलेशन में वो क्वेश्चनर भी बनाने को आया हुआ है, बट माइंड इट आज रिवीजन करते वक्त पर, नहीं तो फिर एक लिमिट तक तो चीजें मेरे से सुनी हो या आपको 3 आवर्स में याद रहेंगी, तो आज रिवीजन के टाइम पर मैं ये अपेंडिक्स को रिवाइज नहीं कराऊंगी। आई एम नॉट हियर टू रिवाइज अपेंडिक्स, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है जगह जगह स्टैंडर्ड्स में भी। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स के लिए क्या देखता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे भेजता है, आपको ध्यान आ गया राइट ये वही SQC1 वाली जो डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहा है वो, ये काम आपका घर का रहेगा। सो प्लीज बताओ, अब बताओ रिपोर्टिंग के लिए या तो रिव्यूअर को अगर कोई गड़बड़ पता चले तो उसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजा प्रैक्टिस यूनिट को, अगर गड़बड़ पता चली, फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसने जो है रिव्यूअर को जवाब दे दिया। फिर उसके बाद अगर रिव्यूअर सेटिस्फाइड है तो उसने पीयर रिव्यू बोर्ड भेज दी, पीयर रिव्यू रिपोर्ट भेज दी पीयर रिव्यू बोर्ड को, या फिर अगर उसको लग रहा है कि रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उन्होंने मॉडिफाइड रिपोर्ट भेजी। मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में फॉलो ऑन रिव्यू हुआ। फॉलो ऑन रिव्यू के लिए 1 ईयर तक का वक्त दिया जाएगा, 6 महीने से लेकर के 1 ईयर तक का, 6 महीने से कम का नहीं। और इवन अगर फॉलो ऑन के बाद भी एडवर्स है तो फिर जो है वो क्या करेंगे, वो लोग कंप्लेंट कर देंगे कि नहीं ये प्रैक्टिस यूनिट गड़बड़ काम कर रहा है। ये कंप्लेंट किसको कर दी जाएगी, प्रोफेशनल एथिक्स में, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं कि काउंसिल को, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को सुओ मोटो कंप्लेंट कर दी जाएगी कि नहीं जी ये तो गड़बड़ कर रहा है। बट अगर मान लो पीयर रिव्यू रिपोर्ट मिल गई है तो बोर्ड विद इन 3 मंथ्स पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा। नाउ प्लीज टेल मी, किताब एक बार देखो, चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ गया तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज। हाँ जी प्लीज, जस्ट 1 मिनट, कंट्रोल रूम, या जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज स्टेजेस। लग रहा है किताब से भी पढ़ लिया तो लिख पाओगे, और अगर फॉलो ऑन रिव्यू के बाद भी एडवर्स रहा तो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास शिकायत चली जाएगी। ठीक है जी, याद आ गया, चलो गुड कूल। अब बताओ बच्चे, अब आपने कहा कि आप इस पीयर रिव्यू के प्रोसेस में, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है कि हाँ ठीक है आप लोगों को ये सारी बात ध्यान आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज इसके अंदर पूरा आपका प्रोसेस कवर अप हो गया, आपके स्टेजेस कवर अप हो गए आपके पीयर रिव्यू प्रोसेस के। नाउ वी कम टू कि आप उनके यानी प्रैक्टिस यूनिट के जो क्लाइंट्स हैं, अटेस्टेशन का काम जिनका उन लोगों ने किया है, आप उन सबको चेक करोगे। पर आप अगर उन लोगों ने कुछ ऐसी सर्विसेज की हैं जहां पर कि उन लोगों ने मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज दी हैं या वेरियस अथॉरिटीज के पास रिप्रेजेंटेशन का काम किया है, आप इन वालों को एग्जामिन नहीं करोगे। मतलब आप उनके ऑडिट के वाले क्लाइंट्स का वर्किंग पेपर चेक कर सकते हो, ऑडिटी क्लाइंट्स जिसको हम बोल सकते हैं। प्लस आप उन लोगों ने कोई रिव्यू ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट्स किया प्रैक्टिस यूनिट ने, उसके वर्किंग पेपर्स चेक कर सकते हो। सो आप उनके एश्योरेंस वाले क्लाइंट्स के वर्किंग पेपर चेक करने हैं। हाउएवर एश्योरेंस वाले क्लाइंट में कौन कौन नहीं आएगा, आपको ध्यान आ गया।
आरटीपी में सीए का नहीं होगा एश्योरेंस, क्वेश्चन आ चुका है, करके जाना है। चैप्टर पे से क्वेश्चन आ जाए तो इतना सोच के चलो 4 से 5 नंबर जो क्वेश्चन आया है वो पक्का आपसे आ जाए। इट्स इजी, आई टोल्ड यू इन दैट क्लास ऑल्सो, जो हमने पूरी पूरी क्लास लगाई है इस पर। आरटीपी में सीए का नहीं होगा एश्योरेंस। रिप्रेजेंटेशन का काम किया, रिप्रेजेंटेशन बिफोर एनी अथॉरिटी का काम किया, टैक्सेशन रिलेटेड काम किया, उसने प्रिपेयर किया कोई इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ द क्लाइंट, में मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज का काम किया, ई एक्सपर्ट विटनेस एक्सपर्ट की तरह से उसने सलाह की। आरटीपी में सीए कंपाइलेशन का काम किया, ए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स या ड्यू डिलिजेंस का काम किया। तो अगर प्रैक्टिस यूनिट ने ये वाले वर्क अपने क्लाइंट को करके दिया है तो इनको हम अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट्स में नहीं इंक्लूड करेंगे, यानी रिव्यूअर ऐसे वाले क्लाइंट्स के वर्किंग पेपर्स को एग्जामिन नहीं करेगा। रिमेंबर, राइट? चलो, गुड गुड गुड। अब बताओ, जो पीयर रिव्यू बोर्ड है, पीयर रिव्यू बोर्ड किसने बनाया? कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन अगर आपको रिविजन क्लास का फायदा उठाना है प्लीज, ठीक है, ताकि जब घर पहुंचो तो एक बात ये भी हो, हाँ किताब के पन्ने पलट कर जो कुछ क्लास में, इतनी क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, इतना समझा था, ठीक है, उसको क्विकली रिवाइज कर गए हो इवन फ्रॉम द बुक, राइट? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। बोलो जी, पीयर रिव्यू बोर्ड किसने बनाया? काउंसिल ने बनाया। इसके अंदर कम से कम 50% किसके मेंबर्स होने चाहिए? काउंसिल के मेंबर्स होने चाहिए। और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वगैरह सेलेक्ट किए जाए, बाकी के जो हैं वो तो आउटसाइड बॉडीज के हो सकते हैं। टोटल में मैक्सिमम 12 मेंबर्स होने चाहिए, पर जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे वो कहां से होंगे? काउंसिल से होंगे। 1 साल के लिए या जितना पीरियड ये लोग सेलेक्ट करेगा काउंसिल। तो किसका प्रभुत्व है? कौन कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? सच पीयर रिव्यू बोर्ड को, पीयर रिव्यू बोर्ड को काउंसिल का ज्यादा प्रभुत्व है। कैजुअल वैकेंसी को भी वो काउंसिल जो है, जो बोर्ड पे कैजुअल वैकेंसीज होंगी, किसी पर्सन की डेथ हो गया कुछ ऐसा, तो उसको काउंसिल भरेगा। और 12 मेंबर में से कम 50% तो काउंसिल के होने चाहिए, बाकी लोग बाहर से, जैसे सेबी के कोई पास चेयरमैन आ गए, सिक्योरिटी मार्केट एक्सपर्ट आ गए, प्रॉपर कुछ अच्छे एजुकेटर्स आ गए जो एजुकेशन फील्ड के अंदर है, कुछ जिनका कॉमर्स में अच्छा जाना माना नाम है, कोई पुराने सीएजी हो सकते हैं, ऐसे लोग आएंगे। और एक बात जरूर, जो लोग डिसिप्लिनरी कमेटी या डिसिप्लिनरी बोर्ड के मेंबर्स वगैरह वो इसके अंदर एज सच नहीं आएंगे। बोलो जी, पीयर रिव्यू बोर्ड, शॉर्ट नोट वुड बी फाइन, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन, मैं भी मनी मन रिवाइज कर रही हूँ, कोई बात नहीं, एक चैप्टर कम होगा, रिवाइज कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चा, इतनी बात, एलिजिबिलिटी क्वालिफाइड, वाओ ये तो सारा काम खत्म हो गया। अब बताओ जी, अब हमारे पास में केवल क्या वाला नहीं, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, क्योंकि इसमें से स्कोप आने का चांस ज्यादा नहीं। अब इस स्टेज पर क्या कम क्या ज्यादा की बात नहीं करेंगे। अब बताओ, ये लोग सिलेक्शन कैसे करते थे? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए हम लोगों ने बात बनाई थी, हमने लेवल 1 के लिए बात बनाई हुई थी। यू रिमेंबर, लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 1 वाली प्रैक्टिस यूनिट्स का पीयर रिव्यू 3 साल में एक बार जरूर होगा, लेवल 2 वालों का 4 साल में एक बार जरूर होगा, लेवल 3 वालों का 5 साल में एक बार जरूर से पीयर रिव्यू कराया जाएगा। किसके द्वारा? पीयर रिव्यू बोर्ड के द्वारा इंटीमेट करके। नाउ आई जस्ट होप यू रिमेंबर, हमने कहा था CSA, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसको आप प्रिंसिपल ऑडिटर भी बोलते थे। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया, बैंक्स का हो गया, PSU का हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज का हो गया। अब बताओ, जिसने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, रिमेंबर हमने निमोनिक बनाया था CSA, ऑल CNG का ऑडिट करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? लेवल 1 एंटिटीज जिन्होंने इनमें से किसी के ऑडिट किया, या तो वो CSA रहे हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, या AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, ऑल LL, लिस्टेड कंपनी, या ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे जिन्होंने की लोन ऑब्टेन किया हुआ है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 करोड़, या कंट्रीब्यूशन या डोनेशन रेज किए हुए फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग
50 करोड़, या गवर्नमेंट का फंडिंग है जिनको, जिन एंटिटीज को, उनका ये प्रैक्टिस यूनिट ऑडिट करती है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 करोड़। और नेटवर्थ, तुम्हें एक बात पक्का पता है, नेटवर्थ इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली हार्ड देन ऑल दीज लोन्स एंड दीज फंडिंग एक्सेट्रा। तो उसमें एक जीरो और लग गया था। या ऐसी एंटिटीज का ऑडिट किया हुआ है जिनका नेटवर्थ एक्सीड कर रहा है 500 करोड़ को। तो जो भी प्रैक्टिस यूनिट ने या तो सीएससी जैसा काम किया है या ऑडिट किया है, इनका ऐसे प्रैक्टिस यूनिट का 3 साल में एक बार जरूर कराया जाएगा पीयर रिव्यू। नाउ सेकेंड लेवल में जो प्रैक्टिस यूनिट है उनका 4 साल में एक बार पीयर रिव्यू कराने को आएगा। अब 4 साल में एक बार जिन्होंने बैंक्स का, पीएसयूज, जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आरआरबीज, एनबीएफसीज है, उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट किया हुआ है या इस तरह के काम किए हुए, इंटरनल कंकरेंट ऑडिट्स किए हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनका 4 साल में एक बार। माइंड इट, दे आर नॉट सीएसए, दे आर नॉट सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दे माइट बी ब्रांचेस के ऑडिटर्स। याद है हमने कितनी बात की थी कि बैंक्स के अंदर ब्रांचेस में ऑडिट कई बार 2 दिन में 3 ब्रांच का काम खत्म हो जाता है। पीयर रिव्यू कराओ कि ये बंदा ने ब्रांच का ऑडिट ठीक से किया भी है कि नहीं किया, कि खाली ये खाना पूर्ति टाइप्स का करके आया है। एंड लेवल 3 प्रैक्टिस यूनिट जो बच गए उनके लिए ये तो पूछेगा ही नहीं, पर प्रैक्टिस यूनिट खुद से भी अप्लाई कर सकता है बोर्ड को। इवन जो प्रैक्टिस यूनिट का क्लाइंट है वो भी बोर्ड को अप्लाई कर सकता है कि सर मेरी प्रैक्टिस यूनिट, यानी मैं क्लाइंट हूं, मेरा जो लोग ऑडिट करते हैं उनका पीयर रिव्यू नहीं हो रहा है, पर प्लीज आप करा लीजिए। तो ऐसे वाले केस के अंदर जब बोर्ड को ये रिक्वेस्ट मिलेगी, उसके 30 डेज के विद इन वो लोग सोचेंगे एंड देन इट्स ओके, शॉर्टर इंटरवल पे भी करा सकते हैं। अब बताओ जी, आपका प्रोसेस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब बोलो अप्रोच मैंने तुमको बनाना बताया था कि पूरा जो पीयर रिव्यू का प्रोसेस पढ़ा है उसके हिसाब से अप्रोच में कंप्लीटली आ जाएगा। कंप्लायंस रिव्यूज भी कर रहे हो आप, उनके कंट्रोल्स को, रिव्यूअर उन लोग के कंट्रोल्स के एस्पेक्ट्स भी चेक कर रहा है, कंट्रोल्स के एस्पेक्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का मेंटेनेंस कर रहे हैं या नहीं, कंसल्टेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या नहीं, प्लस सब्सटैंशिव रिव्यूज भी कर रहा है। तो सबसे पहले उसने इंगेजमेंट लेटर प्रॉपर्ली बनाया है या नहीं बनाया, प्रैक्टिस यूनिट ने ये देखा। प्लस आपकी अप्रोच ये है कि आप ये सोचोगे मैं इनके द्वारा किए गए कितने अश्योरेंस सर्विसेज को अपने पास सैंपल में लेके आऊंगा, जो डिपेंड करेगा प्रैक्टिस यूनिट कितनी बड़ी आएगा। प्रैक्टिस यूनिट ज्यादा बड़ी होगी तो आप उनके ज्यादा नंबर ऑफ अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट्स को कवर अप कर लोगे। प्लस आप उनका पॉलिसी देखोगे, कैसे वो लोग एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते, क्या वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते वक्त, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस के वक्त प्रॉपर्ली क्वालिटी कंट्रोल्स लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। प्लस इसके साथ कॉम्बिनेशन होएगा आपका कंप्लायंस और सब्सटैंशियल अप्रोच का। कंप्लायंस के अंदर आप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स देखोगे और वर्किंग पेपर्स को चेक करोगे एंड बस उनके रिकॉर्ड्स को टेस्ट करते रहना है आपने। मुझे लगता है इतना तो याद हो जाएगा अब, ठीक है। सारे निमोनिक्स आपने दोहरा लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपने कर लिए। नाउ मैंने आपको, क्योंकि आप लोगों ने बोला था ये तो पीयर रिव्यू मैनुअल से अडॉप्ट किए हुए हैं फ्लो चार्ट, ये तो इंस्टीट्यूट की साइट पर है, जो पीयर रिव्यूअर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो कराए जाते हैं। सो बेसिकली आपने बोला था कि मैम ये भी समझ आते थे, बस इससे बेटर वाले आते हैं, तो मैंने उससे आपको रिविजन करा दिया। प्लस इसके साथ साथ में ये तुम्हें 7 दिन और वो वाली चीज तुम लोग को बता दी गई। इसको आप एक बार घर पे आप जो टाइम मिलेगा, रोज रोज यहाँ आते रहो से तो फायदा नहीं है ना, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर अभी SQC1 वाली चीजें आ गई है ना, कि पीयर रिव्यू के प्रोसेस में कैसे चेक करोगे कि वो लोग इंडिपेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, तो कैन जस्ट रीड इट एट योर होम। अब बताओ जी, अब दूसरा चैप्टर बोलो जी, कौन सा वाला स्टार्ट करें। मैं सोच रही थी पहले आपको मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक्चुअली आई टोल्ड